This map shows all the sites targeted inside Iran. In total, more than 4,000 targets have been hit in Iran. On day one itself, the Israelis had hit the Supreme Leader's compound. Most buildings inside it have been flattened. This is an all-out West Asian war. 1914 के अंदर में एक वॉर हुआ था और उस वॉर के कुछ सालों के बाद जर्मनी की इकोनॉमी इतनी ज्यादा कोलैप्स कर गई कि लोगों को एक रोटी खरीदने के लिए ठेले भर के पैसे ले जाने पड़ते थे। मतलब एक ठेला पैसा भर के लोग एक रोटी खरीदने के लिए जाते थे। इतनी बुरी हालत हो गई थी जर्मनी की, क्योंकि इन्फ्लेशन रॉकेट हो गया था। इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था, इतने पैसे प्रिंट किए गए थे उस टाइम के अंदर में कि पैसे की वैल्यू ही खत्म हो गई थी। वहीं पे 1939 में जो दूसरा वॉर हुआ था, इस वॉर ने अमेरिका को दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर बना दिया। तो सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर अमेरिका, इजराइल और ईरान का वॉर और ज्यादा बढ़ता है आगे चल के, और इस वॉर के बीच में अगर और भी देश शामिल हो जाते हैं, तो कौन देश बर्बाद होने वाला है और कौन देश अगला सुपर पावर बनने वाला है और किसकी इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी, इस पूरे वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक वॉर का इकोनॉमी पे इंपैक्ट क्या पड़ता है। तो एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर एक वॉर होता है तो जो एवरेज गिरावट होती है जीडीपी के अंदर, वो लगभग 12% की होती है। मतलब एक जीडीपी लगभग 12% तक नीचे गिर जाता है। वहीं एक देश के कंजम्पशन में लगभग 11% की गिरावट हो सकती है। एंड जो स्टॉक मार्केट होता है वो लगभग 14% तक एवरेज नीचे गिर सकता है। इसका मतलब जो एक वॉर होता है ना, ये केवल बैटल फील्ड नहीं होता है, ये इकोनॉमिक डिजास्टर होता है। ये बड़ी बड़ी इकोनॉमी को तोड़ देता है। अगर मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलूं, यानी कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में, तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे। तो देखिए, वर्ल्ड वॉर 1 में कुछ देश इन्वॉल्व थे, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया एंड यूएसए। ये 5 देश इन्वॉल्व थे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में। एंड इन 5 देशों की इकोनॉमी के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा था। सबसे पहला इंपैक्ट था मेजर डेट, मतलब कि इन देशों ने वॉर को फंड करने के लिए इतना ज्यादा लोन ले लिया था, इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया था कि इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। और मैं आपको शुरू में ही बता चुका हूं कि वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में जर्मनी के साथ क्या हुआ था। ठेले भर के पैसे लोग ले जाते थे एक रोटी खरीदने के लिए। ये केवल एक ही चीज का नतीजा था कि ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया गया था। और अगर कोई भी देश ज्यादा पैसा प्रिंट कर रहा है तो उसके पैसे की वैल्यू बहुत कम हो जाती है। और अमेरिका आज के टाइम में सेम टू सेम कर रहा है। अमेरिका डेट पे डेट लिए जा रहा है एंड डॉलर को बहुत ज्यादा प्रिंट कर रहा है, जिसके वजह से अमेरिका में आने वाले टाइम के अंदर में इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ आपको दिख सकता है, जो कि जर्मनी का हाल हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में। अब देखिए, अगर कोई भी वॉर होता है तो मिलिट्री गुड्स को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है, मतलब मिलिट्री गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है। यही हुआ था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में। वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में मिलिट्री गुड्स को ज्यादा प्रोड्यूस किया गया था, जिसके वजह से आम जनता के सामान की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी। स्पेशली बात करूं मैं ब्रिटेन की, जर्मनी की एंड फ्रांस की, इनकी इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन आ गया था वॉर के कुछ साल और खिंच जाने की वजह से। वहीं पे वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर में ट्रेड कोलैप्स हो गए थे, मतलब देशों ने ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया था, ट्रेड रूट्स को बंद कर दिया था, जो कि अभी के टाइम में स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के साथ देखने को मिला है। ईरान ने इस रूट को बंद कर दिया था, जिसके वजह से ऑयल के प्राइसेस बहुत तेजी के साथ ऊपर बढ़े और $100 पर बैरल से भी ऊपर जा चुका है। अब इसके वजह से ग्लोबल ट्रेड नीचे गिर जाता है, जो कि आपको वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर देखने को मिला था। वहीं पे अगर बात करें कि वर्ल्ड वॉर 2 से कितना इकोनॉमिक इंपैक्ट हुआ था, तो वर्ल्ड वॉर 2 इतिहास का सबसे डिस्ट्रक्टिव वॉर था। मतलब इससे डिस्ट्रक्टिव वॉर उससे पहले कभी नहीं हुआ था। इसका जो पहला इंपैक्ट पड़ा था वो था इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रक्शन, मतलब कि फैक्ट्रीज की फैक्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी। बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर आपको डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जापान। जापान के ऊपर अटैक किया गया था अमेरिका के द्वारा, जो कि न्यूक्लियर अटैक था, और वो पहला न्यूक्लियर अटैक था जिसके वजह से करोड़ों लोग मारे गए थे हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर में। ध्यान रखना है, जो वॉर करवा रहे होते हैं उनका कुछ नहीं नुकसान होता है, उनका कुछ भी नहीं जाता है, सारा नुकसान होता है आम जनता का। आम जनता मरती है और आज के टाइम पे भी आम जनता ही मर रही है। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में भी आम जनता ही मरी थी, करोड़ों लोग मारे गए थे वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर में। और ध्यान रखना है, उस टाइम पे हाइपर इन्फ्लेशन देखने को मिला था फ्रांस के अंदर में। लगभग 50% इन्फ्लेशन पहुंच गया था 1945 से लेकर 48 के बीच में। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन के बारे में और कंपेयर करते हैं पिछले कुछ वॉर से इस वॉर को। अब देखिए, 2026 के अंदर में मिडिल ईस्ट में, यानी कि ईरान और इजराइल के बीच में जो वॉर चल रहा है, इसके बीच में जो अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट चालू हो चुका है, ये कोई अचानक से नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है कि 28 फेब को ईरान ने कुछ अमेरिका को बोल दिया था तो अमेरिका ने इसके ऊपर अटैक कर दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ है। इस वॉर के पीछे कई सालों की पॉलिटिकल राइवलरी है, न्यूक्लियर टेंशन है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल पावर स्ट्रगल है। मतलब कि सभी चाहते हैं कि मैं पावरफुल बन के रहूं, और अमेरिका सबसे पहले चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन के रहूं, और वही कर रहा है अमेरिका आज के टाइम में। डॉलर को डोमिनेट कराना चाहता है पूरे दुनिया के अंदर में। जो भी देश डॉलर लेने से मना करते हैं उसके राष्ट्रपति को मार देता है। आप 2003 का एग्जांपल ले लीजिए सदाम हुसैन का, और उसके बाद आप लीबिया का एग्जांपल ले लीजिए यानी कि गद्दाफी का, एंड अभी के टाइम में आप खामनेई का एग्जांपल ले लीजिए। इन सभी लोगों ने डॉलर में ट्रेड करने से मना कर दिया था और अमेरिका ने इनको मार दिया। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के प्रेसिडेंट यानी कि खामनेई को मार दिए तो फिर वॉर क्यों हो रहा है ईरान के साथ? अब देखिए, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। मतलब यहाँ पे सबसे बड़ा इशू बना हुआ है न्यूक्लियर वेपन। ईरान कई सालों से न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है और इजराइल और यूएस को ये डर
रहे हैं कि फ्यूचर के अंदर में ईरान कहीं न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट ना कर ले। एंड अगर ईरान फ्यूचर के अंदर में न्यूक्लियर बॉम्ब क्रिएट करता है तो मिडिल ईस्ट का जो बैलेंस है ना, ये पूरी तरीके से बदल सकता है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इजराइल की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा खतरे में आ सकती है, क्योंकि इजरायली बार बार ईरान के ऊपर अटैक करता है, ईरान के साइंटिस्ट के ऊपर अटैक करता है, अलग अलग देश में ढूंढ ढूंढ के इसके साइंटिस्ट को मार रहा होता है। तो अगर ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब फ्यूचर में आ जाता है तो इजराइल ये हरकत नहीं करने वाला है। दूसरा रीजन है इजराइल और ईरान की दुश्मनी। अब देखिए, जो ये दुश्मनी चल रही है ये नई दुश्मनी नहीं है, ये बहुत पुरानी दुश्मनी है। 1979 के अंदर में जब ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था, उस टाइम पे ईरान ने ओपनली इजराइल को विरोध करना स्टार्ट कर दिया था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, उस टाइम पे ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर कई ग्रुप्स को सपोर्ट किया था जो इजराइल के विरोध में थे, जैसे कि हिजबुल्लाह हो गया या हमास हो गया, जिसको आप गाजा बोल रहे होते। अब इस वजह से इजराइल को ऐसा लगता है ना कि ईरान उसको घेरने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इजराइल बार बार पैलेस्टीन के ऊपर अटैक करता रहता है, हमास के ऊपर। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि इतने साल से ईरान और इजराइल के बीच टेंशन चल रहा है, लेकिन 2026 में ऐसा बड़ा क्या हो गया है? अब देखिए, 28 फरवरी 2026 को इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके अंदर न्यूक्लियर साइट्स और मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। अब इस स्ट्राइक के अंदर ईरान के बहुत सारे मिलिट्री लीडर्स मारे गए थे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, जो उनके सुप्रीम लीडर्स थे अली खामनेई, उनको भी मार दिया गया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यही मूवमेंट था जब पूरा का पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन पूरे देशों के बीच में, अब ये फुल स्केल वॉर में कन्वर्ट हो चुका है। अब देखिए, जब ये अटैक किया जा रहा था ईरान के ऊपर, तो ईरान ने भी बदले में इजराइल के ऊपर ड्रोन अटैक करना स्टार्ट कर दिया। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मिडिल ईस्ट में जो यूएस मिलिट्री बेस है ना, उसके ऊपर ईरान ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया और उनको तबाह कर दिया। वहीं पे जो गल्फ कंट्रीज है आसपास की, उनके ऑयल फैसिलिटी के ऊपर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया ईरान ने, यानी कि दुबई के ऊपर भी अटैक किया गया था ईरान के द्वारा। अब इसके वजह से पूरे रीजन के अंदर, मतलब कि पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर में सिक्योरिटी क्राइसिस हो गया। एंड जब सिक्योरिटी क्राइसिस होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहां से पीछे रहने वाला है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का भी क्राइसिस हो गया, मतलब कि इसको बंद कर दिया गया ईरान के द्वारा। एंड जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है तो दुनिया का 20% ऑयल भी बंद हो जाता है आना वहां से, मतलब दुनिया का 20% लगभग क्रूड ऑयल वहीं से आता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, भारत का ही लगभग 50 से लेकर 60% जो क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। इसका मतलब अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाएगा तो ऑयल के प्राइस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जो कि आपको अभी पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया है, ऑयल के प्राइसेस $100 को भी क्रॉस कर चुके हैं। जो ब्रेंट क्रूड का प्राइस है वो $100 को भी क्रॉस कर चुका है, जिसके वजह से ये बहुत ज्यादा सिरदर्द बन चुका है, स्पेशली उन देशों के लिए जो ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, और भारत उनमें से एक है। लगभग 80 से लेकर 85% भारत क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है देश के बाहर से। अब देखिए, जब भी क्रूड ऑयल का प्राइस रॉकेट होता है उस टाइम पे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है, यानी कि क्रूड ऑयल की सप्लाई बहुत ज्यादा कम हो जाती है। एंड सप्लाई अगर कम होगी क्रूड ऑयल की तो उसका प्राइस रॉकेट होने वाला है। एंड इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है स्टॉक मार्केट के ऊपर। स्टॉक मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट हो जाता है, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। कल के दिन लगभग 2% से भी ज्यादा मार्केट नीचे गिर गया था। जब मार्केट ओपन हुआ था तो लगभग 3% तक गिर गया था, बाद में रिकवर करके 1.7% पे क्लोज हुआ। अब देखिए, इस बैड सिचुएशन में इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा इवेंट्स उन्होंने कभी देखा ही नहीं है, कभी उन्होंने ऐसा वॉर कभी देखा ही नहीं है जिन्होंने पिछले 5 साल से पैसा इन्वेस्ट किया है। अब वो बेचारे बहुत ज्यादा पैनिक हो गए हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो गए, कहीं ये वॉर और ज्यादा ना बढ़ जाए, इसके वजह से स्टॉक मार्केट और ज्यादा क्रैश हो सकता है। अब देखिए, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ने से स्टॉक मार्केट तो नीचे गिरता ही गिरता है, बट उसके साथ साथ इन्फ्लेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं तो इंडिया लगभग 80 से लेकर 85% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अब उसी क्रूड ऑयल के लिए भारत को ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, मतलब जो भारत का डॉलर है वो देश के बाहर जाएगा, जिसके वजह से रूपी बहुत ज्यादा कमजोर होने वाला है। एंड अगर रूपी कमजोर होगा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो खाने के दाम महंगे हो जाएंगे, ट्रांसपोर्ट का दाम महंगा हो जाएगा, एंड सबसे इंपॉर्टेंट, फ्यूल के दाम तो और ज्यादा महंगे होने वाले, पेट्रोल और डीजल के दाम और ज्यादा महंगे हो सकते हैं, एलपीजी का दाम महंगा हो सकता है जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद किया जाता है। अब देखिए, जो ये वॉर चल रहा है ना, इसके वजह से केवल 3 देशों के ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, लगभग सभी देश पे इंपैक्ट पड़ेगा, केवल 3 देश पे इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है। एक सऊदी अरब है, एक यूएई है, एंड एक कतर है। ये जो गल्फ कंट्रीज है ना, इनके ऊपर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, उल्टा इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, क्योंकि ये ऑयल एक्सपोर्ट करते हैं, और ऑयल के दाम अगर बढ़ेंगे तो इनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। इनकी जो इकोनॉमी है वो और ज्यादा बूम करने वाली है बाकी देशों के मुकाबले। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि क्या इस वॉर के अंदर और भी देश शामिल हो सकते हैं? अब देखिए, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ता है तो इसके अंदर कुछ देश शामिल हो सकते हैं, जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, सऊदी अरब हो गया, या यूएस एलाइज हो गया, ये भी इस वॉर के अंदर शामिल हो सकते हैं। और ये ध्यान रखना है, जब ये सभी देश शामिल हो जाएंगे तो ये कोई नॉर्मल वॉर नहीं रहेगा, ये एक रीजनल वॉर बन जाएगा, ये एक वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे के बारे में कि अगर ये वॉर और ज्यादा बढ़ती है तो स्टॉक मार्केट क्या और ज्यादा क्रैश होने वाला है। एक इन्वेस्टर को अभी के टाइम में क्या करना चाहिए जो लंबे टाइम के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहा है? तो देखिए, यहाँ पे मेरा एक सिंपल जवाब होगा, अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे आपको ज्यादा कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ना चाहिए, बट ये मनाइए कि ये वॉर जल्दी बंद हो जाए, क्योंकि वॉर किसी के लिए सही नहीं होता है। देखने में लगता है कि केवल 2 देश लड़ रहे हैं, 3 देश लड़ रहे हैं, बट इससे पूरे के पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। और भारत तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, चाइना की तो बात ही छोड़ दीजिए, चाइना तो एक्सपोर्ट करता है ज्यादा, लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो ये हर एक चीज को इंपोर्ट करता है। ऑयल तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है, 80 से लेकर 85%। और अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन चलता रहा तो ऑयल के प्राइस और महंगे होंगे, जिससे इंडिया के ऊपर इनडायरेक्टली बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है। तो मनाइए वॉर जल्दी खत्म हो जाए, जितना जल्दी वॉर खत्म होगा उतनी जल्दी आपको स्टॉक मार्केट के अंदर रैली देखने को मिलेगी। बट अगर आप एक लंबे टाइम के इन्वेस्टर हैं, प्लीज पैनिक मत होइएगा, पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, यही टाइम है पैसा इन्वेस्ट करने का। अगर आप लमसम करना चाहते हैं, यही टाइम है लमसम करने का। अगर आप इस चांस को मिस करेंगे तो आने वाले 2 साल 3 साल के अंदर में आप बहुत ज्यादा पछता रहे होंगे। बट अगर आप एक शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं, मार्केट में एंट्री मत लीजिएगा। अगर आप एंट्री लेंगे तो आप बुरी तरीके से फंसने वाले हैं, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर में और ज्यादा मार्केट नीचे गिर सकता है अगर ये वॉर कुछ दिन और खींच जाती है। तो आपका क्या ओपिनियन है इस पूरे वॉर को लेके, अमेरिका, इजराइल, ईरान को लेके? ये कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। जो भी ओपिनियन होगा जरूर शेयर करिएगा, आपका ओपिनियन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो में कुछ भी सीखने को मिला, कुछ भी नॉलेजेबल लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके लिए रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। अपना ध्यान रखिए, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।